Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 नवंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है खयारी सतम पीक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू IREDA, मतलब कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये जो IREDA है ना, इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल के बारे में आपको कल ही पता चल गया होगा, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कल से ही लगातार पब्लिश हो रहे हैं। देखो हुआ क्या था ना, जो EWS कोटा है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा को लेकर एक पर्टिकुलर इशू की सुनवाई कल होनी थी और ये कल हो चुकी है। दैट इज़ वाई आज आर्टिकल यहाँ पर ये प्रेजेंट है। क्या बात की जा रही है, देखो जो EWS कोटा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, आरक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रिजर्वेशन के अंदर EWS कोटा जो है ना, ये एक नया एरिया आप कह सकते हो कि इंक्लूड किया गया था साल 2019 में। इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है इसको 2019 में लेकर आया गया है ना, एक अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि इसके आने के बाद में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इससे डिसअग्री भी करते हैं। उनका कहना होता है कि जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है ये कहीं ना कहीं एक जो लिमिट है हमारी 50% के रिजर्वेशन की, उसको ब्रीच कर देता है, उसको तोड़ देता है। और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज अलग अलग जगह से आ रहे थे इस पर्टिकुलर कोटा को लेकर। तो हुआ क्या, इसकी एक सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना। फाइनली आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर्टिकुलर केस को देखा। 5 जज की बेंच थी जो कि यहाँ पर इस केस को देख रही थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें से जो वर्डिक्ट निकल कर आया है, जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले के अंदर 3:2 का जो स्प्लिट वर्डिक्ट है वो नजर आया। 3:2 का मतलब जो 3 जजेस हैं वो तो यहाँ पर इस EWS कोटा के समर्थन में रहे, सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है जो EWS कोटा है वो सही है। और 2 जजेस यहाँ पर वो थे जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ से डिसएग्री कर गए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं यहाँ पर वो बेसिकली 3 जजेस देखने को मिलेंगे। तो 3 जजों ने यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इस EWS कोटा को सपोर्ट किया। तो इसी वजह से जो EWS कोटा को लेकर जो भी क्वेश्चंस उठ रहे थे, अब कोई क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर EWS कोटा का समर्थन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द EWS कोटा। तो मतलब EWS कोटा जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन भी, इसका सपोर्ट भी मिल जाता है।
तो जो यहाँ पर 5 जजेस इस पर्टिकुलर केस को देख रहे थे वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पर्दीवाला। ये तो यहाँ पर 3 जजेस वो हैं जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया इस EWS कोटा को। फिर उसके बाद में 2 जजेस यानी कि जो हमारे जस्टिस यूयू ललित हैं वो हो गए, साथ ही साथ में जो जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट हैं वो हो गए। ये 2 जजेस वो थे जो कि यहाँ पर इस EWS कोटा को लेकर थोड़ा सा डिसअग्री कर रहे थे। अब इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो EWS कोटा का पूरा बैकग्राउंड है, कैसे आया, कब आया, ये बातें जान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल से इसके बारे में। देखो होता यहाँ पर यह है कि जब हम लोग बात करते हैं हमारे देश में रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन अलग अलग सेक्शंस को दिया गया है। वैसे जो रिजर्वेशन है ना वो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए लेकर आया गया था। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ध्यान रखना 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर रिजर्वेशन किस किस को दिया गया, OBC को दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर SC को दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर ST को दिया गया। तो OBC को यहाँ पर 27% का रिजर्वेशन मिल जाता है और SC को यहाँ पर मिल जाता है 15% का रिजर्वेशन और ST को मिल जाता है 7.5% का रिजर्वेशन। तो ओवरऑल अगर हम लोग टोटल करें तो आप कह सकते हो 49.5 यानी अप्रोक्स 50% के आसपास ऑलरेडी ये रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दे दिया गया था। किस किस कम्युनिटी को, ये मैंने आपको दिखा दिया, OBC, SC, ST 27%, 15% और 7.5%। तो बेसिकली यहाँ पर ये ओवरऑल 50% का रिजर्वेशन इनके लिए रख दिया गया था। और इसी चीज़ को लेकर एक केस भी हुआ था, एक जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी जजमेंट, ये आपको पता होगा। उस इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात बोल दी गई थी कि जो रिजर्वेशन होगा ना उसकी जो एक लिमिट होगी, जो एक सीलिंग होगी ना वो 50% होगी। आप किसी भी एरिया में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और वो 50% कैसे बटेगा वो मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिखा दिया है। लेकिन ये केस यानी इंदिरा साहनी जजमेंट बहुत पुराना था। लेकिन अब होता यहाँ पर यह है कि साल 2019, कौन सा साल 2019, साल 2019 में क्या होता है, हम लोग अपने यहाँ पर एक संशोधन लेकर आते हैं। हमारी सरकार यहाँ पर एक अमेंडमेंट करती है हमारे संविधान के अंदर में। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस करे गए। और वो चेंजेस कहाँ पे करे गए, वो चेंजेस करे गए थे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंदर कुछ बदलाव करे गए, चेंजेस करे गए। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि जब भी हम लोग संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जाता है ना। तो जब 2019 में हम EWS कोटा को लेकर आए थे तो वो कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो ध्यान रखना वो था 103वां। कौन सा, 103वां, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ये 2019 में लेकर आया गया और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर कुछ बदलाव करे गए। बदलाव ये थे कि अब यहाँ पर EWS कोटा को लेकर आया गया। EWS कोटा यानी कि इसी में, जैसे मैंने आपको ये पूरा डेटा दिया है ना, इसी में 10% का कोटा और ऐड हो गया। लेकिन अब वो 10% का कोटा किसके लिए है, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, यानी कि जो आप कह सकते हो कि जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनके लिए यहाँ पर ये कोटा लेकर आ गया 10%। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अभी 49.5% पहले से ही हो रहा था, मतलब अप्रॉक्स 50% के आसपास था। इसमें 10% कोटा और आ गया, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। कब आया, साल 2019 में। कौन से संशोधन हुआ था, 103rd। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर बदलाव हुआ था, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। लेकिन अब जब हमने बदलाव किया आर्टिकल 15 और 16 के अंदर तो कुछ अलग से डाला होगा, है ना, तो कुछ ऐड किया होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो ऐड क्या किया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये दोनों यहाँ पर क्लॉज 6 आर्टिकल 15 में और यही क्लॉज 6 आर्टिकल 16 में, ये दोनों चीज़ें हमने इंसर्ट कर दी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ये क्लियर हो गया। अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लेकर आया गया, ये किसके लिए लेकर आया गया, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स के अंदर, एडमिशन्स के अंदर, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में होते हैं, तो वहाँ पर उनको ये रिजर्वेशन यानी कि ये जो आरक्षण है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब होता यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ, इसके बाद बहुत सारा बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ और। बवाल ये हुआ कि जैसे अभी के टाइम पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है, किस किस के लिए रिजर्वेशन जो देखने को मिलता है, OBC के लिए,
उसके बाद में यहाँ पर SC के लिए, ST के लिए अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो 50% का रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब इनको रिजर्वेशन किस बेसिस पर दिया गया है, OBC SC ST को, वो दिया गया है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, याद रखना, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन लेकर आया गया था। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला किसके लिए लेकर आया गया, जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, है ना, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। लेकिन हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, मतलब बोला जाता है कि जो भी हम लोग रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे लोगों को, उसमें इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। यही यहाँ पर एक इशू उठ जाता है। अगर आप इकोनॉमी के बेसिस पर एक इंसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रिजर्वेशन दोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं। अब हालांकि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस गिना है। इंपॉर्टेंस जैसे कि सबसे पहली चीज़, ये जो 10% का कोटा होगा, जो रिजर्वेशन होगा ना, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी यहाँ पर बराबर लेकर आएगा, उनको भी यहाँ पर अपलिफ्ट करने का काम करेगा। उसके बाद में अब जजेस क्या क्या बोलते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको बताया 3 जज तो यहाँ पर फेवर में थे, उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया, अब वहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन जो 2 जज अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जस्टिस यूयू ललित, उसके बाद में यहाँ पर जो जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं, ये देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों बेसिकली यहाँ पर अगेंस्ट में रहे। इनका क्या कहना है? जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब ने बोला कि भैया आप EWS कोटा को लागू कर रहे हो, ठीक है, EWS कोटा को 3 जजेस सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन EWS कोटा क्या कर रहा है, रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच कर रहा है, उसकी लिमिट को तोड़ रहा है। लिमिट कितनी है? 50% की लिमिट है, लेकिन यहाँ पर 49.5% के आसपास रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे अलग अलग बेसिस पर दिया जाता है, तो 10% अलग से आप रिजर्वेशन दे दोगे तो मतलब रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो यहाँ पर ब्रीच हो जाएगी। और इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिस यूयू ललित ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। हमारे जो चीफ जस्टिस है ना यूयू ललित, इनका कल लास्ट वर्किंग डे था, तो अपने लास्ट वर्किंग डे पर ही यहाँ पर इन्होंने ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है इसकी सुनवाई करी। फिर यहाँ पर इनका एक और कहना है, यानी कि यहाँ पर जस्टिस रविंद्र भट्ट का एक और कहना है कि आप इकोनॉमिकली वीकर मतलब कैसे ला सकते हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी के बेसिस पर अगर आप रिजर्वेशन देते हो तो कहीं ना कहीं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होगा। लेकिन बाकी सारे जो जजेस हैं उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन वगैरह नहीं है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद मेंशन ये भी किया गया कि सर आप इकोनॉमी के बेसिस पर जब रिजर्वेशन दे रहे हो ना, और आप केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हो, यानी कि जो कि SC ST OBC से अलग हैं, बाकी जो जनरल लोग हैं उनको जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो EWS का, इसमें आपको SC और ST को भी इंक्लूड करना चाहिए, है ना, इनको भी यहाँ पर डालना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति यहाँ पे, आर्थिक स्थिति जो है इनमें भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खराब है, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक भेदभाव हो रहा है, ये हमारे संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये बातें यहाँ पर इनके थ्रू बोली गई थी और इसी चीज़ को सपोर्ट किया था जस्टिस यूयू ललित ने। बट यहाँ पर जो डिसीजन है वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो मेजोरिटी के केस में गया और 3 जजेस ने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया। तो बेसिकली अभी आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे EWS कोटा का समर्थन किया है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। क्लियर हो गया है ना? अब कभी भूलोगे नहीं, याद रहेगा, सिंपल कर दिया है बिल्कुल। चलो अब आगे आते हैं यहाँ पर। अच्छा ये तो मैं ओपन कर, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ सवाल बनते कैसे हैं। देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ UPSC के साल 2018 में। देखो क्या सवाल पूछा गया था। कभी कभी ना बहुत आसान सवाल बन जाते हैं। जैसे ये सवाल था, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी हमारे मतलब संविधान में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आपको बताना है। इसका आंसर हो गया आर्टिकल नंबर 21। फिर उसके बाद में देखो साल 2019 में एक और सवाल पूछा गया था, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ये साल 2018 का है। फिर साल 2019 में फिर से सवाल पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वन चॉइस। उस समय ये न्यूज़ में था,
ठीक है ना, उसके बेसिस पर ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्टिकल 21 अगेन। देन उसके बाद में यहाँ पर बात आती है, देखो एक और बहुत पुराना क्वेश्चन है, यूपीएससी साल 2003 के अंदर सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था, जो 9th शेड्यूल है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो नवा शेड्यूल भारतीय संविधान में ऐड किया गया है ना, वो कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट या फिर 42nd अमेंडमेंट? तो उसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। तो 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत लाया गया था। ठीक है ना, तो मतलब अब आपसे पूछा जा सकता है EWS जो कोटा है ये कौन से यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है? तो आप ध्यान रखना 103rd अमेंडमेंट एक्ट है वो। क्लियर हो गया? आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर चेंजेस करे थे और यहाँ पर 2 नए नए क्लॉजेस को ऐड कर दिया गया था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस करो। साथ ही साथ में एक टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको हम लोग डेली बेसिस पर रखते हैं और आज भी हम लोग ने रख रखा है। आप डेली बेसिस पर अचीव करवाते हो तो आज भी आपको इसको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे और अपनी क्वेरीज को पूछ पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में आपसे मैप का सवाल पूछा गया है, स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा गया है, उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया करो। मैप का क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है। जो चीज़ें न्यूज़ में है वही चीज़ें आपसे मैं कह रहा हूँ देखने को, क्योंकि मैप को लेकर हर साल प्रश्न बनते हैं। और एक छोटा सा, एक मतलब आप छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट होने वाला है। आज दोपहर के समय पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो के अंदर आपको मैं काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूं, आपके साथ में एक इंटरेक्शन करने वाला हूं कि हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे। मतलब देखो, अब आपको ना करंट अफेयर के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि पढ़ूँ ये न्यूज़पेपर या ना पढ़ूँ सर वीडियो देखने के बाद में। इतना टाइम आपके पास नहीं, आप इतना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जाकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो। तो उन सब चीज़ों का जो निचोड़ है ना, वो आज मैं दोपहर में एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है ना, थोड़े टाइम से वेट किया है, काफ़ी परेशानी हुई है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज अब होगा। नेक्स्ट आर्टिकल एक रिपीटेड आर्टिकल है। रिपीटेड आर्टिकल का मतलब ऑलरेडी ये 2 बार कवर हो चुका है। ठीक है ना, ये तीसरी बार न्यूज़ में आया है और अब आज के बाद मेरे ख्याल से ये न्यूज़ में आएगा भी नहीं, तो आखिरी बार है, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। 3 बार ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुका है, तो याद रखना। क्या बात की जा रही है? नीला करौंजी के बारे में। नीला करौंजी मतलब नीले कलर के फ्लावर हैं, नीले कलर के फूल हैं वो। ठीक है ना, तो मतलब 12 साल में एक बार ये खिलते हैं। अब की बार खिले थे इस साल, तो खिले थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए। लेकिन बात ये की जा रही है कि सर अब वो फूल जो हैं वो मुरझा चुके हैं, ठीक है ना, वो सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। जो लोग घूमने जा रहे थे, फ्लावर का नज़ारा लेने जा रहे थे, वो अभी फूल सूखने के बाद भी यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करते हैं और सवाल कैसे बन सकता है, अगर प्रीवियस ईयर में बना है तो वो सवाल क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। तो नीला करौंजी फ्लावर्स, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथिस, उसके बाद यहाँ पर कुंथियाना, ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? केरला के अंदर इदुक्की वाले एरिया में। ठीक है ना, इनफैक्ट यहाँ पे जो कालीपरा हिल्स है, जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये है कालीपरा हिल्स का। ये कहाँ पर है? इदुक्की के अंदर, केरला में। यहाँ पर ये नीला करौंजी फ्लावर आपको देखने को मिल जाते हैं। हुआ ये कि सर पिछले 30 दिनों के अंदर काफ़ी चर्चा हुई है इन फ्लावर्स के बारे में। पिछले 30 दिनों में खिलकर आए थे, लोग घूमने गए। मतलब एक अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि 10 लाख लोग यहाँ पर घूमने चले गए थे इस पहाड़ी के ऊपर उन फूल का नज़ारा लेने के लिए। अब उन्होंने घूमा फिरा, फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि नीला करौंजी फ्लावर से टूरिज़्म पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया का बहुत सारा रेवेन्यू बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसको देखने के लिए जब इतने लोग आएंगे, वहाँ पे पैसा खर्चेंगे, है ना, बाकी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती हुई नज़र आएगी, जैसा अभी के टाइम पर देखने को मिला। आप ये देखोगे पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर उस एरिया ने लगभग 15 लाख से ऊपर यहाँ पर कमा लिए हैं इन टूरिस्टों से। इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर गए थे और आप कह सकते हो ये तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ ऑब्वियस ही बात है लोग पहुँचे, कूड़ा करकट भी किया होगा।
तो बताया ये जा रहा है कि 4 टन के आसपास जो वेस्ट है ना, जो कूड़ा करकट है, वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया गया है मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी सेंटर तक, ताकि यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया जा सके। यानी एरिया को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। लेकिन अभी के समय पर फूल मुरझा चुके हैं, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, वो यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया। इस वजह से आर्टिकल न्यूज़ में था। ये आपने पढ़ लिया करंट इशू की, आखिरकार ये करंट इशू में क्यों है, क्या है रीज़न, ये समझ में आया। लेकिन क्या सवाल बनेगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा इसका एक बैकग्राउंड नीलाकुरुंजी फ्लावर्स के बारे में। आओ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़, साइंटिफिक नेम ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम को लेकर अभी तक कोई ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी झटका मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक ना एक झटका दे देता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रोबिलेंथेंस कुथियाना यहाँ पर इसका नाम है। अब नीलाकुरुंजी फ्लावर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नीला कलर का ही दिखता है, पर्पल कलर का ही दिखता है, थोड़ा सा ये याद रखना। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स में। कल मैंने आप लोगों को वेस्टर्न घाट्स का मैप दिखाया था, है ना। ये आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए और ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए। और ये जो प्लांट है ना, ये हर 12 साल के अंदर खिलकर निकलता है। अब की बार खिला था, इस वजह से लोगों की भीड़ भी लगी ना। ये जो फ्लावर है नीलाकुरुंजी, पर्पल ब्लू कलर का होता है और इसी के बेसिस पर, यानी नीला कलर का है ना, तो इसी के बेसिस पर क्या हुआ? नीलगिरी हिल्स का नाम पड़ा है, ब्लू माउंटेन्स का नाम पड़ा है। ठीक है। अब उसके बाद ये जो नीलाकुरुंजी है ना, ये आपको ईस्टर्न घाट्स में शेवरॉय हिल्स पर भी देखने को मिलता है। मतलब वेस्टर्न घाट्स में तो हैं ही, और ईस्टर्न घाट्स पर भी देखने को मिलते हैं। और जो भी हमारे पुराने ज़माने की एंशियंट लिटरेचर है, ताम्बी लिटरेचर है, उसके अंदर इस कुरुंजी फ्लावर के बारे में जिक्र किया गया है। कुरुंजी फ्लावर से यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है लव को, ऐसा यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो नीला कुरुंजी फ्लावर है, इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था गॉटफ्रेड डेनियल नीस। तो गॉटफ्रेड डेनियल नीस वॉन एसेनबैक, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने यहाँ पर इस नीलाकुरुंजी फ्लावर को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। और ये जो प्लांट है, मैंने आपको बताया हर 12 साल में खिलता है, और ये बहुत लंबे पीरियड बाद एक तरीके से खिलकर निकलता है। और ध्यान रखना, कोई भी अगर ऐसा प्लांट है जो कि बहुत लंबे समय बाद, कई सालों बाद खिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेस्टियल्स। तो आपसे सवाल बन सकता है प्लेस्टियल्स क्या होते हैं? नीचे आपको वगैरह वगैरह करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है ना। प्लेस्टियल्स क्या है? प्लांट्स विच ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने साल 2016 में यहाँ पर एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? रिसेंटली हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर करी है एक नई प्रजाति बनाना प्लांट की। बनाना प्लांट की एक नई प्रजाति डिस्कवर करी है, जिसकी हाइट 11 मीटर तक है। उसके अंदर ऑरेंज कलर का फ्रूट पल्प है। अब यहाँ पर ये डिस्कवर करी गई है, ये तो पता दिया। पूछा यह गया कि इंडिया में कौन सी पार्ट में वो डिस्कवर करा गया है, यानी कि एक प्रजाति न्यूज़ में होगी, उस समय डिस्कवर करी गई होगी। तो ये पूछा गया कि कौन से एरिया में, इंडिया में कहाँ पर ये डिस्कवर करी गई है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए, अंडमान आइलैंड, अनामलाई फॉरेस्ट, माइकला हिल्स, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, अंडमान आइलैंड। ठीक है ना। तो ऐसे जो भी स्पीशीज़ होती हैं वो पढ़नी चाहिए। फ्लावर्स हैं, पढ़ लेना। साइंटिफिक नेम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। मंथली रिवीजन करेंगे, ईयरली रिवीजन करेंगे, तो चीज़ें फिर याद रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बैठ जाएगा, एक बार में किसी के दिमाग में नहीं बैठता है। अपन लोग यहाँ पर, जैसे मैं भी बार बार पढ़ाता रहता हूँ तो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात करता है? एनपीआर। एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जहाँ पर पॉपुलेशंस की, जो भी हमारी जनसंख्या है, उसकी जो डिटेलिंग्स होती है ना, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर रजिस्टर की जाती है। किसमें? एनपीआर में। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नाम से पता ही चल रहा है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार का एक स्टेटमेंट आता है। हमारी केंद्र सरकार ये बोलती है कि सर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर अब हमें एक अपडेशन करने की आवश्यकता है, यानी कि इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले साल 2015 में ये अपडेट किया गया था। अब ज़रूरत है कि इसको हम लोग दोबारा से अपडेट करें और इसके अंदर कुछ नए नए चेंजेस को करें। मतलब बर्थ, जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, या फिर जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में चला गया, माइग्रेट हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसी संख्या और भी बहुत सारी हो गई होगी, क्योंकि आखिरी बार 2015 में अपडेट किया गया था। तब से सिचुएशन अब बदल चुकी होगी। बर्थ, डेथ, माइग्रेशन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम वापस से अपने इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करें। ऐसा यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने अपना एक स्टेटमेंट रखा है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? ये तो आपके यहाँ पे करंट इशू के बारे में चर्चा हुई। वही चीज़ यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ।
केंद्र सरकार बोलती है देयर इज़ अ नीड, यानी यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग अपने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को दोबारा से अपडेट करें। डेथ, बर्थ और माइग्रेशन को लेकर सारे चेंजेस जो भी हुए हैं वो इसमें इंक्लूड करें, वो बात रखी गई। देखो एनपीआर की जब हम लोग बात करते हैं ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको तैयार किया गया था सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो साल 2015 में इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। जेंडर, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, फादर्स एंड मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें अपडेट करी गई थी। आधार मोबाइल नंबर हो गया, राशन कार्ड नंबर हो गया, ये सब भी यहाँ पे कलेक्ट किया गया था साल 2015 में। अब उसके बाद ये फिर से एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो आज के समय पर इस एनपीआर के अंदर लगभग 115 करोड़, कितने, 115 करोड़ जो रेसिडेंट्स हैं ना, उनके बारे में डेटा रखा हुआ है। कितने, 115 करोड़ रेसिडेंट्स का जो डेटा है वो आपको आज के समय पर इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, वो बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब सवाल ये होता है कि इसमें क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले लोगों को भी मेंशन किया गया है? नहीं। तो इस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वालों को अभी मेंशन नहीं किया जा रहा है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है क्या है, ये 2019 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया गया है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, अब जब लागू नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर अब लोगों को नागरिकता मिली नहीं है, तो ये लागू नहीं है। तो अब क्या होगा कि अभी इन वाले लोगों को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बस खाली इतना ही ध्यान रखो, अभी एनपीआर को अंदर कुछ अपडेट करने के बारे में डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी जो एक नया सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डेटा है ना वो एनपीआर के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि सर ये एनपीआर है क्या, और उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं। सबसे पहली चीज़, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे देश के यूजुअल रेजिडेंट्स को कवर करता है। देखो इसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी इसको तैयार किया जाता है लोकल लेवल पर, जो हमारा विलेज सब टाउन होता है, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल लेवल हो गया, इन सभी लेवल्स के ऊपर इस रजिस्टर को तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास में सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 था ना, उसके तहत ही यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया गया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेसिडेंट के लिए कि आपको इस एनपीआर के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एक मतलब आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी डेटाबेस को क्रिएट करना, यानी हमारे देश में जितने भी यूजुअल रेसिडेंट है ना, उनका एक आइडेंटिटी डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। नाउ ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको सबसे पहली बार कब तैयार किया गया था? इसको सबसे पहली बार कलेक्ट किया गया था साल 2010 में, देन इसको अपडेट किया गया साल 2015 में। ठीक है ना, तो ये एनपीआर क्या करता है? यूजुअल रेसिडेंट के डेटा को कवर करता है ना। यूजुअल रेसिडेंट कौन है? यूजुअल रेसिडेंट जो कि एनपीआर के पर्पस के लिए मेंशन किया जाता है, वो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी लोकल एरिया में रह रहा है पिछले 6 महीनों से, या फिर यहाँ पर वो आने वाले समय में 6 महीने तक वो रहने वाला है उस पर्टिकुलर एरिया में, या और भी कोई यहाँ पर क्राइटेरिया हो सकता है, बट इनके तहत हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूजुअल रेजिडेंट का जो डेटा है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर कवर करते हैं। समझ में आ गई बात? अभी पीछे थोड़ा सा जो साउंड है वो आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर मैनेज हो गया है। उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, जो हमारा पॉलिटी है उससे आप रिलेट कर पाओगे। बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो चेंजेस करे गए थे, उसका मकसद है कि जो हमारे एनजीओज़ की खर्चा है, एनजीओज़ की जो स्पेंडिंग है, वो बेसिकली कई दूसरे आइटम्स के ऊपर ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एफसीआरए के अंदर चेंजेस करे गए थे। मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार क्या हुआ तो क्या है कि देखो साल 2021-22 की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि अमित शाह जी, हमारी होम मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट देती है, वो ये बोलती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए एक्ट को अमेंड किया गया था, यानी इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे। कब? साल 2020 के अंदर में। चेंजेस क्यों करे गए थे? ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारे एनजीओज होते हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये
अपना कोई फालतू का खर्चा ना करें, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चेंजेस करे गए थे। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है पूरा का पूरा मैटर। देखो, जो हमारे एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन इन एनजीओज को रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर एक बॉडी आ जाती है, दैट इज़ एफसीआरए, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एनजीओज अगर चलाने हैं तो इसके लिए यहाँ पर अगर बाहर से देखो, एनजीओज जब चलते हैं तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी फंडिंग आती है। जब तक फंडिंग नहीं आएगी तब तक एनजीओज प्रॉपरली चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो फंडिंग आती है बाहर से, बहुत सारी फंडिंग आती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, जब इनको बाहर से फंडिंग लेनी होती है ना, तो उसके लिए इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से एक लाइसेंस लेना होता है। अगर वो लाइसेंस नहीं है तो फिर यहाँ पर ये फंडिंग नहीं ले सकते, और उस लाइसेंस को बार बार रिन्यू भी करवाना होता है। आपने ये भी पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि साल 2020 में सर बहुत सारे चेंजेस करे गए थे इस एक्ट के अंदर में, है ना, कुछ बदलाव करे गए थे। बदलाव ये था कि भाई एनजीओ के पास में जो भी पैसा आ रहा है ना, और एनजीओ जहाँ जहाँ पे खर्च कर रहा है, अगर एनजीओ कोई फालतू की चीज़ पर पैसा खर्च कर रहा होगा, अनप्रोडक्टिव आइटम के ऊपर खर्च कर रहा होगा, उसको यहाँ पर ये एक्ट रेगुलेट करेगा, उसको डिस्करेज करेगा, यानी कि वहीं पर वो चीज़ रोक देगा। एनजीओज को फालतू खर्चा करने से रोकेगा। फालतू खर्चा जैसे वहाँ की इन्फ्लेटेड स्टाफ सैलरीज, एनजीओ की जो स्टाफ सैलरीज हैं वो फालतू में बढ़ा कर देना। आप कहोगे फालतू बढ़ा कर देना, ये क्या है? इन्फ्लेटेड स्टाफ सैलरी का मतलब ये होता है कि देखो, एक होता है रीज़न कि आपने सैलरी क्यों बढ़ाई है, लेकिन बिना किसी रीज़न के आपने बहुत सारी सैलरी बढ़ा दी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप बेफालतू में लग्जरी व्हीकल्स, बहुत महंगे महंगे व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हो तो उसको एफसीआरए रोकेगा, और एफसीआरए ने ये काम किया है, इसको रोका है, वो यहाँ पे बात बताई गई है। मतलब इसका मकसद है यहाँ पर कि इस प्रकार से हम एनजीओ की जो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग है उसको हम लोग रोक दें, ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस लेकर आए गए थे एफसीआरए के अंदर। कब लेकर आए गए थे? साल 2020 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, और ये अमेंडमेंट पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के थ्रू सितंबर साल 2020 में ही। आपने ये भी याद रखना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा की तरफ, जो कि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है क्या? अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि साल 2016 से लेकर साल 2020 तक, यानी कि इन 4 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने काफ़ी सारे एनजीओज़ के, लगभग 6000 से ज़्यादा एनजीओज़ के जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाले लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए थे। एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। तो आप कहोगे एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल करने से होगा क्या? होगा ये कि इनको बाहर से फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था, विदेश से जो फंडिंग आ रही थी, वो मिलेगी नहीं, है ना। ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फिर इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया नीड फॉर रेगुलेशन, यानी कि आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर एनजीओ के पास में जो भी पैसा आ रहा है ना, इसको रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? देखो, यहाँ पर ज़रूरत यह है कि पहले अगर हम लोग देखें पिछले कुछ सालों में जो भी पैसा एनजीओज़ के पास में आता है विदेश से, उसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया गया है। अलग अलग तरीके में हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ यूज़ किया गया है, इंटीग्रिटी के खिलाफ यूज़ किया गया है। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है वो लेकर आया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे देश में जो भी 22 लाख के आसपास एनजीओ है ना, इसमें से केवल और केवल 10% एनजीओज़ ने अपना जो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर है, यानी कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, उसके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रखे हैं प्रॉपर अथॉरिटी के साथ। मतलब अभी भी काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जिनका प्रॉपर डेटा हमारे पास में है नहीं कि उनकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ पर वो खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर आ रहा है। इसी को लेकर साल 2020 में यहाँ पर ये चेंजेस भी कर दिए गए थे। अब साल 2020 में जो चेंजेस करे गए थे एफसीआरए के अंदर ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसको लेकर आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी, क्रिटिसिज्म हुआ था। क्रिटिसिज्म यहाँ पर क्या था? ये बोला गया, जब ये 2020 में चेंजेस करे गए थे तो ये बोला गया कि भैया जो भी एनजीओज़ होंगे ना, उनको यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। और वो बैंक अकाउंट कहाँ पे होगा? जो दिल्ली के अंदर मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, मेन ब्रांच जो है ना, वहाँ पर ये अपने एनजीओज़ को, सारे एनजीओज़ को अपना अकाउंट खुलवाना होगा, ताकि जितना भी फंडिंग आएगा उसको देखा जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। ये बात बोली थी। लेकिन बोला गया कि भैया कुछ एनजीओज़ तो बहुत दूर दूर हैं, तो हम लोग कैसे यहाँ पर अब दिल्ली से कनेक्टेड रहेंगे?
बहुत सारे एनजीओज गांव में हैं, तो हम दिल्ली से कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, ठीक है ना, ये बात क्लियर रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे रेगुलेशन वगैरह किया जाता है, रेगुलेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि जो पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, तो उसके लिए बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। वो यहाँ पर इसको गृह मंत्रालय जो है वो इसको यहाँ पर लागू करता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो आज मीटिंग करने वाले हैं रशियन मिनिस्टर, किनके साथ में, सर्जी लैवरोव के साथ में, जिनका आप लोग पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। तो रिसेंटली भी यहाँ पर ये दोनों मिले थे, बट आज भी यहाँ पर एक मीटिंग होगी जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर इंडिया और रशिया डिस्कशन करने वाले हैं। उन्हीं पॉइंट्स के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया, वो पॉइंट तो मैं डिस्कस करूंगा ही, उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इंडिया और रशिया को लेकर। देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब बातचीत करेंगे आज के समय पर, यानी आज के दिन बातचीत करेंगे रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंथुरोव और साथ ही साथ में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव के साथ में। ये आज डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन का जब से वॉर हुआ है, रशिया ने अटैक किया फरवरी में, यह अटैक करना स्टार्ट किया था यूक्रेन के ऊपर, तब से वॉर चल रहा है। उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो रशिया जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बार यहाँ पर समय पर ऐसा देखने को मिल रहा है, जो आज इस प्रकार से मीटिंग रखी जाएगी। बोला ये जा रहा है कि पिछले कुछ समय में, भाई साहब ये बात नोट डाउन ज़रूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंडिया रशिया का जो व्यापार है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले साल हम दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार था वो काफ़ी डाउनवर्ड लेवल पर था। आज के समय पर इंडिया रशिया छठे ट्रेडिंग पार्टनर पर आते हैं, रशिया छठा ट्रेडिंग पार्टनर आ चुका है भारत का। तो आप ये बात भी ध्यान में रखना, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। हुआ ये कि पिछले एक साल के अंदर अंदर हम लोगों ने रशिया से जो ऑयल परचेज़ किया है ना उसको 20 गुना कर दिया है। 20 गुना ज़्यादा तेल हम लोगों ने इस साल परचेज़ किया है। और एक ऑयल परचेज़ तो किया है, ऑयल के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र होता है, खाद, वो भी बहुत सारा परचेज़ किया गया है, ठीक है, ये बात रखी गई। लेकिन अब जो बातचीत होगी इन दोनों ही मिनिस्टर्स के बीच में, उस बातचीत के अंदर फोकस किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट व्यापार होगा, ट्रेड के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, कैसे यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ व्यापार कर सकती हैं अपनी खुद की नेशनल करेंसीज़ में, है ना, यानी कि इंडिया और रशिया कैसे अपनी खुद की करेंसीज़ में व्यापार करें। क्योंकि आपको पता होगा रशिया को स्विफ्ट से ब्लॉक कर रखा है, तो रशिया यहाँ पे डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता, तो कैसे नेशनल करेंसीज़ में व्यापार को और बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पे आज ये डिस्कशन चलने वाला है, वो बातें बताई गई। उसके बाद में देखो अलग अलग जो बॉडीज़ है ना वहाँ पे ये दोनों ही कंट्रीज़ अपनी पार्टनरशिप को शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन में आप देखोगे दोनों ही मेंबर हैं, एससीओ के अंदर, G20 के अंदर, रशिया, इंडिया, चाइना के अंदर में, यानी इनका एक तीनों का ग्रुप है, RIC जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल कोऑपरेट करती हैं। तो अब जो बातचीत होंगी इन सभी मीटिंग्स के आने वाले टाइम पर, तो उसमें रशिया और इंडिया क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, किस एजेंडा के ऊपर बातचीत करेंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर ये दोनों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बीच में आज बातचीत चलेगी। तो आज बातचीत चलेगी, कल ये आर्टिकल फिर से आएगा कि वाकई में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। तो अभी तो बस खाली एक छोटा सा प्रिडिक्शन किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ ये बातचीत यहाँ पर होने वाली है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, ये हो गया करंट अफेयर, करंट इशू। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, उसको अपने पास में चाहो तो नोट डाउन कर लेना, बाकी PDF में मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, तो PDF में आप उसको रख सकते हो। चलो इंडिया रशिया व्यापार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इंडिया रशिया का व्यापार कहाँ पर स्टैंड करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या किया, हाल ही में एक डेटा रिलीज़ किया। उस डेटा के अंदर यह बताया कि भारत और रशिया का जो व्यापार है ना पिछले 5 महीनों के अंदर, यानी साल 2022 की बात कर रहा हूँ, जो साल चल रहा है, इस साल पिछले 5 महीनों के अंदर अंदर वो व्यापार ऑल टाइम हाई रहा। कितना पहुँचा, 18,229.03 मिलियन US डॉलर्स का व्यापार हुआ है इंडिया रशिया के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आप कहोगे 18,000 मिलियन US डॉलर बहुत बड़ा नंबर है, हाँ। कैसे अंदाज़ा लगाओगे, अंदाज़ा ऐसे लगाओगे, साल 2022-23 के अंदर ये व्यापार है, अब की बार पिछले 5 महीने का
जब आप पिछले साल का व्यापार देखोगे साल 2021-22 का, तो केवल वो 13,000 US मिलियन डॉलर्स का था। और 2020-21 का डेटा देखोगे तो वो 8,000 के मिलियन के आसपास वहाँ पे वो डेटा था, मतलब इतना व्यापार हुआ था। तो 2020-21, 2021-22 भी आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर जो व्यापार है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन इस साल केवल 5 महीनों के अंदर अंदर 18,000 के पार ये व्यापार पहुंच चुका है। 18,000 मिलियन डॉलर के पार ये व्यापार पहुंच चुका है। तो अपने आप में ही यहाँ पर आप कह सकते हो एक जो ट्रेड है ना, जो व्यापार है वो एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया। इनफैक्ट इतना व्यापार तो कोरोना से पहले भी नहीं हुआ था इन दोनों देशों के बीच में जितना इस साल यहाँ पर हुआ है। और अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि रशिया छठा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, छठा नहीं सातवां, ठीक है ना। तो रशिया जो है अब यहाँ पर इंडिया का सातवां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पिछले साल ये 25वें नंबर पर था, आप देखो 25वें नंबर पर था पिछले साल, और 25 नंबर से डायरेक्टली आज जंप मारी है इस साल 7वें नंबर पर। बाकी अच्छा 7वें नंबर पर यह है, तो बाकी टॉप के 6 और कौन कौन से मेंबर हैं, तो टॉप के 6 में आ जाता है US, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक और इंडोनेशिया। ये टॉप 6 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिससे सबसे ज़्यादा इंडिया व्यापार करता है। उसके बाद में 7वें नंबर पर आ जाता है रशिया। अच्छा सर, हमने पिछले 5 महीने में 18,229 मिलियन डॉलर का व्यापार कर लिया, सही बात है। जिसमें से आप देखोगे तो हम लोग थोड़ा घाटे में रहे। घाटे में रहने का मतलब है हमने रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा किया है। इंपोर्ट कितना किया है? 17,236 मिलियन डॉलर का केवल और केवल इंपोर्ट ही किया गया है, जिसमें हम लोगों ने तेल परचेज़ किया, जिसमें हम लोगों ने खाद परचेज़ किया। और हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितने का किया? एक्सपोर्ट केवल और केवल 992.73 मिलियन डॉलर का किया है। तो मतलब एक्सपोर्ट हमारा कम रहा, इंपोर्ट हम लोगों ने बहुत भरपूर मात्रा में किया है। ये व्यापार की सिचुएशन है। तो इस सारे डेटा को अपने पास में ज़रूर से लिख लेना, है ना, लिख लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के GS पेपर मेंस पेपर में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। 2 के अंदर में आपसे डायरेक्टली रिलेशंस के बारे में पूछे जा सकते हैं। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नौ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज कुछ अच्छे एडिटोरियल्स हैं, जैसे आज ये वाला एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रंट लाइनर्स के बारे में डिस्कशन करता है। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग डिटेल से करेंगे। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले एडिटोरियल की। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। कल मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, है ना। तो उसी के बेसिस पर यह सवाल पूछा गया है। सवाल यह है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड रोड ब्लॉक्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के साथ साथ अगर हम इसको लागू करते हैं तो इसमें क्या क्या रोड ब्लॉक्स, क्या क्या अड़चने, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हो आप लोग। कल मैंने ऑलरेडी सभी चीज़ें बता दी थी। तो और इसका आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो दीपक यादव एजुकेशन मेंस वाला चैनल मिलेगा। 36,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। डेली बेसिस पर आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स लिखने के बाद में वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो आप भी अपने आंसर्स को सबमिट करना, और एक काम ये करना कि सभी लोग एटलीस्ट 2-2 आंसर्स को रिव्यू ज़रूर करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सामने वाले को भी हेल्प मिलेगी। जैसे आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में वो हेल्प करेंगे, आपके दिमाग में नहीं आए वो पॉइंट्स तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। सामने वाले को आप बता सकोगे कि अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक है तो क्या क्या मिस्टेक है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। तो एक कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है वो, तो आप ज़रूर यहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करें उसमें। तो जो आज का एडिटोरियल है वो लिखा गया है दिनेश बसवल साहब के थ्रू। अब इन्होंने यहाँ पर क्या क्या बातें बताई हैं, आओ इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, राइटर बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर लिया तो समझ लो हम लोगों ने मानव का डेवलपमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे राइटर ने पूरी तरह से जोर दिया है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। पहली चीज़, यह माल न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो माल न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति को भरपूर मात्रा में, इनफ मात्रा में फूड नहीं मिल पाता, इनफ मात्रा में उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि उसके अंदर कुपोषण जैसी सिचुएशन बनने लगती है ना। अब अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण हो गया है, तो मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है।
तो वही चीज़ बताई गई कि मॉल न्यूट्रिशन क्या करता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो, अगर हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन, किसी भी इंसान के माल न्यूट्रिशन को ठीक कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होना, उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और खासकर हम लोग बात करें बच्चों की, तो मान लो अगर एक छोटा बच्चा है, उसको प्रॉपरली अगर शुरुआत में खाना दिया जाए तो उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग से बहुत बेहतर तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसको प्रॉपर जो उसको न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी अर्ली एज में ही नहीं मिल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में से ही यहाँ पर उसका जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल विकास है, वो यहाँ पर ख़त्म सा होता हुआ नजर आएगा। तो जो यंग चिल्ड्रन होता है ना, इनको खाना खिलाना, एक अच्छा खाना खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो होता यह है कि काफ़ी सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि पैदा हुए 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केसेस भी निकल कर आते हैं और इसमें ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर उन बच्चों की मृत्यु हो रही है जिनको प्रॉपरली यहाँ पर फीड नहीं किया गया, प्रॉपरली यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए, ऐसा यहाँ पर एक रिपोर्ट बताती है। फिर राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि सर एक बात ये ध्यान रखना कि जो माल न्यूट्रिशन है उसको रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर दिया ना, तो इससे लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो उनका मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसका विकास होना स्टार्ट होगा, है ना। स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला गया कि आपको करना क्या है, जो बच्चा पैदा हुआ तो स्टार्टिंग के जो 1000 दिन हैं, कितने, स्टार्टिंग के जो 1000 दिन हैं, इन 1000 दिनों के अंदर तो बहुत अच्छे से जोर देना है बच्चे के ऊपर। 1000 दिन यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पर 2 साल हो गया, 2 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे की स्टार्टिंग के अर्ली 2 साल है ना, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फेस होता है। यहीं पर आप उसको ग्रो कर सकते हो बहुत अच्छे से, उसकी ऑप्टिमल ग्रोथ यहीं पर डिपेंड करती है। तो उसको आपको क्या करना होगा, उस बच्चे को एक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होगा। इनफैक्ट यही एक स्टेज है जहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना। पहले 1000 दिनों के अंदर ही बच्चे का 80% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो इन 1000 दिनों के अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर राइटर ने मेंशन किया कि ये जो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की, अगर इसको हमें ठीक करना है ना, तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे कदम उठाने होंगे, जो कि हम लोग अभी कर भी रहे हैं। तो कर क्या क्या रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया। देखो हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को यहाँ पर चला रखा है, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स यहाँ पर स्टार्ट करे हुए हैं। अब वो क्या क्या पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, तो उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है पीएम पोषण, है ना। आपने पीएम पोषण के बारे में सुना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो ओवरआर्चिंग स्कीम है पीएम पोषण अभियान, इसको हम लोगों ने साल 2018 में लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो ओवरऑल गोल है ना इस पीएम पोषण का, वो है कि हम लोग बच्चों का जो न्यूट्रिशन है ना उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, है ना। बच्चे का न्यूट्रिशन इम्प्रूव किया जा सके और उसको एक हेल्दी बनाया जा सके, ये हमारा टारगेट होता है पीएम पोषण के तहत। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि बोला ये गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आज के समय पर हर चीज़ की तरफ, अच्छे से काम किया जा रहा है, कुछ स्कीम है जो कि अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्कीम है ना ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए हमें अलग से काफ़ी सारे कदम उठाने होंगे। अब राइटर ने यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई हैं, क्या बताई हैं इसको देखते हैं। राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, जो यहाँ पर अगर आप न्यूट्रिशन के अंदर चेंज करोगे ना, तो आपको जैसा आपका चेंज होगा न्यूट्रिशन के अंदर, वैसे ही आपको आउटकम भी देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के 100 दिन, ये मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस होता है वेमेन का ना, वो भी मैटर करता है। और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वेमेन की जो हेल्थ है, उसका हेमोग्लोबिन जो है, वो चीज़ें जब बेटर रहेंगी तो बच्चे का जो हेल्थ है वो डेवलप रहेगा। अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी की स्टेज पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चा पेट में है, उसके बाद यहाँ पर विमेन की हेल्थ ज़्यादा सही नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है जो बच्चे की हेल्थ है वो भी ख़राब होना, मतलब एक कॉमन सी बात देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर ये बोलते हैं कि देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्री कंसेप्शन केयर की तरफ ध्यान रखना होगा। प्री कंसेप्शन केयर का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी से पहले यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखना, है ना।
तो साल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने क्या किया, महाराष्ट्र के साथ में काम किया, और महाराष्ट्र के साथ में काम करते हुए इन्होंने यहाँ पर एक पहला प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन लॉन्च भी कर दिया। एक ऐसा प्रोग्राम महाराष्ट्र लेकर आया जो कि वेमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, यानी कि वेमेन को लेकर, मतलब जो प्री कॉन्सेप्शन पीरियड है ना उसको लेकर काम करता है। प्री कॉन्सेप्शन पीरियड मैंने आपको बताया, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले का जो समय है ना, तो बेसिकली उसमें महिला का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उसको लेकर अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर महाराष्ट्र ने लॉन्च करे, प्राइमरी हेल्थ केयर लॉन्च करे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा कदम बताया गया राइटर के थ्रू, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये वेमेन की हेल्थ को अच्छा लगेगा, वेमेन की हेल्थ को अच्छा रखेगा, और वेमेन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बच्चे का बर्थ होगा ना वो भी यहाँ पर एक हेल्दी होगा, और फिर बाकी उसका जो पहला 1000 दिन का न्यूट्रिशन होता है वो आगे की कहानी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर अब एक मेन चीज़ आती है, इन सब चीज़ों के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों का रोल है, जैसे कि आशा वर्कर्स हो गए, है ना। आशा वर्कर्स मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ANM हो गए यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हो गई, AWW हो गए आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए। तो ये सारे अलग अलग वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ प्लानिंग के अंदर में, है ना। आप देखोगे अलग अलग एरियाज़ में, भारत के अंदर अलग अलग एरियाज़ में बेसिक न्यूट्रिशन से लेकर और भी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज यहाँ पर इन आशा वर्कर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हेल्दी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना, ये बात बताई गई। तो मतलब ये जो वर्कर्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, और जो AWW हैं यानी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको देखने को मिलती हैं, है ना, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें या फिर लेडी सुपरवाइजरी की बात करें तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हर जगह पर। इनफैक्ट यहाँ पर मैन भी हैं, मैन है, विमेन है, AWW है, आशा वर्कर्स है, स्कूल टीचर है, कम्युनिटी लीडर हैं, इन सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया ताकि हम लोग एक जागरूकता फैला सकें, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वेमेन के प्रति एक अच्छा काम कर सकें, ताकि जो बच्चे हैं उनका जन्म बहुत अच्छा हो सके, उनकी केयर की जा सके, क्योंकि इसमें से कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की पूरी तरह से केयर के ऊपर ध्यान रखा जाता है। ये बात यहाँ बताई गई है। तो मेंशन यहाँ पर लास्ट में राइटर ये करते हैं कि सर देखो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम हम लोग को एक तरीके से सिखाता है कि देखो कुछ स्टेट्स, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया, कुछ अभी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये प्रॉपरली फैसिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही हैं, अभी भी यहाँ पर बच्चों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी है रही। तो हमें करना क्या होगा, इस न्यूट्रिशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना होगा, है ना। या फिर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स देखने को मिलते हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसके अंदर। आशा वर्कर है ना, आपको पता होगा ये लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, घर घर यहाँ पर प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये मेंशन बोला ये जाता है कि देखो आपको करना क्या होगा, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है ना इनको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा, इनको मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना होगा, ताकि ये एक क्वालिटी न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज आगे प्रोवाइड करवा सकें महिलाओं को, फिर महिला एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके, फिर आगे यहाँ पर बच्चे की केयर प्रॉपरली कर पाए, फिर उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। बच्चे आने वाले समय का एक फ्यूचर है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फ्यूचर के अंदर भी उसी प्रकार से आपको रिटर्न देने वाला है, उसी प्रकार से आपको आउटकम मिलने वाला है जिस प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर प्रॉपरली सारी बातें समझ में आई कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें यहाँ पर राइटर के थ्रू मेंशन की जा रही हैं। सॉरी, उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो क्या है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, आओ इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स आपके अलग से निकाल कर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो पहले वाला आर्टिकल था उसके पॉइंट्स नहीं निकाल पाया हूँ, चलो निकाल के दे दूंगा टेलीग्राम पर, बट आर्टिकल ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए परेशान ना होना। तो हुआ क्या, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील को वापस से ज्वाइन कर लिया है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज होते हैं। तो अभी दुनिया भर में आपने देखा अनाज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी, काफ़ी सारे लोगों को अनाज मिला, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉपरली अनाज नहीं मिल पाया, बहुत सारे देशों के अंदर भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, है ना। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बैठा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी, लोगों को प्रॉपरली खाना नहीं मिल पाया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो उस चीज़ को सही करने के लिए दुनिया भर में जो खाने को लेकर अकाल पड़ा था ना, क्राइसिस हुआ था ना, उस क्राइसिस को ठीक करने के लिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया गया है। तो वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, इसको समझने से पहले आपको ब्लैक सी का लोकेशन देखना होगा।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, इधर रोमानिया है, इधर यूक्रेन है, इधर ऊपर रशिया देखने को मिलेगा, इधर जॉर्जिया देखने को मिलेगा, देन उसके बाद इधर टर्की है, देन इधर बुल्गारिया है। तो ये सारे देश हैं जो कि ब्लैक सी के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये बात, ठीक है ना। ये ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगी। हुआ क्या, ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया, इन दोनों में वॉर चला। वॉर चलने के साथ साथ ये पूरा सी ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि आपको पता होगा जो यूक्रेन है ना, यहाँ पे बहुत सारा जो ग्रेन है, बहुत सारा अनाज है वो प्रोड्यूस होता है। तो यूक्रेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जो गेहूँ होता है उसका, है ना। बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे यूक्रेन में किया जाता है ना। हुआ ये कि सारा प्रोडक्शन हुआ और वो सारा का अनाज जो है ना वो धरा का धरा रह गया यूक्रेन में। क्यों? क्योंकि वॉर चला, तो वॉर के बाद इतनी सारी चीज़ें हो नहीं पाती थी कि यहाँ पे यूक्रेन जो है इन सामान को दुनिया भर की कंट्रीज़ में बेच सके, या फिर जो कंट्रीज़ खरीदा करती थी यूक्रेन से वो इस सामान को खरीद सकें। इस वॉर की वजह से सब कुछ रुक गया था। और यहाँ पर यह भी हो रहा था कि ब्लैक सी में से यहाँ पे ये जो आपको समुद्र देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से भी जो जहाज़ है वो लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन के पास यहीं कहीं ओडेशा पोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे और भी पोर्ट्स आपको नज़र आते हैं। बात यह की गई थी, यूक्रेन इसलिए भी डर रहा था गेहूं को आगे भेजने से, क्योंकि गेहूं यहाँ से कैसे निकलेगा, जहाज़ में भरा जाएगा और जहाज़ में भरने के बाद में इस प्रकार से गुजरेगा, सी ऑफ मरमरा से निकलता हुआ, एजेंसी से गुजरता हुआ, फिर उसके बाद ये यूरोप वगैरह के अंदर, इजिप्ट वगैरह के अंदर जो है अपना गेहूँ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ऐसे निकलना होता है। लेकिन हुआ यहाँ पर यह कि सर यूक्रेन डर रहा था कि अगर मैं अपना जहाज़ यहाँ से निकालूँ तो यहाँ से कहीं अटैक ना हो जाए और यहाँ से रशिया अटैक ना कर दे, जिसकी वजह से उनको जहाज़ को डैमेज हो जाए, या फिर बाहर से कोई दूसरा जहाज़ आ रहा है यूक्रेन से ख़रीदने के लिए, तो वो भी यहाँ पर इसी वजह से डर रहा है कि भैया अटैक चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारे को नुकसान ना हो जाए। तो इस चक्कर में यहाँ पे क्या होता है, रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद की वजह से दुनिया भर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खासकर अनाज है, उसका अकाल पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को उठाया गया। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया है। किस किस चीज़ को लेकर? टर्की ने और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन और टर्की ने बैठकर बातचीत करवाई है, और उस बातचीत के अंदर बोला है कि भैया आप लड़ रहे हो, बात अलग है, दुनिया भर के अंदर खाने पीने की चीज़ों को लेकर अकाल पड़ा हुआ है, अनाज की कमी पड़ी हुई है, आप वो अनाज पहुंचाओ, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो वीट के, गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाज हैं जो कि आप उगाते हो, तो उसको दुनिया भर में पहुंचाओ, क्योंकि दुनिया भर में भुखमरी देखने को मिल रही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कर लेंगे। तो इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया गया, यहाँ पे एक कॉरिडोर बना दिया गया। कॉरिडोर मतलब यहाँ पर पोर्ट वगैरह दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार से कॉरिडोर बन गया है। यहाँ से जहाज़ जो है ना, ये अनाज उठा उठा कर लेकर जाकर दुनिया भर में दे देंगे। अब ये जो कॉरिडोर होगा, इस कॉरिडोर में कोई अटैक नहीं करेगा, रशिया इस कॉरिडोर में अटैक नहीं करेगा, और यहाँ पे आराम से जो भी अनाज वगैरह है वो बेसिकली यहाँ पर आराम से भेज दिया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर उठाया गया है कदम। वैसे तो मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बता दिया, अब वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो, यूएस और यूक्रेन दोनों ने रशिया को एक्यूज़ किया, रशिया को यहाँ पर दोषी ठहराया कि रशिया की चक्कर में फूड एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉर की वजह से फूड एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस हैं फूड के, वो बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए ब्लैक सी ग्रीन डील को किया गया। इसका मकसद है कि दुनिया भर में जो प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, खाने के ऊपर जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको लेकर एक डील करी गई, और इस डील के बिचौलिया कौन कौन थे? एक तरफ यूनाइटेड नेशन था और दूसरी तरफ टर्की था। इन दोनों ने यहाँ पर एक डील साइन करवाई इस्तांबुल के अंदर जुलाई 2022 में। डील के अंदर ये बोला गया था कि सर, जो भी यहाँ पर देखो एक खाना वगैरह, अनाज वगैरह है, वो यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना दिया जाएगा, है ना। एक सेफ कॉरिडोर होगा जहाँ पे कोई भी गोलियां बाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और वो जो कॉरिडोर है वहाँ से जो सारा सामान है वो यूक्रेन से निकाला जाएगा और दुनिया भर के अंदर वो अनाज पहुँचाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस डील के अंदर मेंशन किया गया था। नाउ ये जो डील है ना, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो है जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो जो जेसीसी है, यानी कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसमें आप लोग देखोगे तो अलग अलग लोग हैं, रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूएन, इन चारों ने मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया, जो कि क्या करेगा,
ये इस पूरी डील को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, इसको लागू करने का काम करेगा। बोला यह गया कि जितने भी जहाज़ अंदर आएंगे सामान उठाने के लिए यूक्रेन से, या यूक्रेन से जो सामान भेजा जाएगा, वो उनको पहले डायरेक्टली रजिस्टर करना होगा इस जेसीसी से, यानी कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ में इनको रजिस्टर करना होगा, ताकि हम इंश्योर कर सकें और मॉनिटर कर सकें कि जो बाहर से जहाज़ आ रहे हैं या फिर जो भी जहाज़ आ रहे हैं उनमें व्यापार सिर्फ और सिर्फ गेहूँ चावल का ही हो रहा है ना, अनाजों का ही तो हो रहा है ना, कहीं क्या पता यहाँ पर बहुत सारी गन वगैरह आ जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर क्या करना होगा, जेसीसी के साथ में सारे कमर्शियल शिप्स को अपना रजिस्टर करना होगा, ये बात यहाँ पर बोल दी गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो रजिस्टर होंगे शिप्स तो तभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो अंदर आ पाएंगे और पोर्ट से सामान को उठाकर ले जा पाएंगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि जब भी कोई जहाज़ होगा, अगर वो यहाँ पर आ जाता है यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर, यूक्रेन के टेरिटोरियल वाटर के अंदर, यूक्रेन का जो समुद्र का हिस्सा है उसके अंदर आ जाता है, तो वो यूक्रेन की जिम्मेदारी है, उस नेशन की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही उसको मैनेज करेगा, वही यहाँ पर सामान को सेफली पहुँचाएगा और उसके बाद में भरकर आप कह सकते हो उस शिप को रवाना करेगा। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पर यही है कि मैंने आपको बताया जो यूक्रेन है ना, ये एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का, मेज़ का, रेप सीड, सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर ऑयल, इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया भर में यूक्रेन। तो इस चक्कर में यहाँ पर यूक्रेन से ये सामान निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, वो बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं, क्योंकि ये लोग को सस्ते दाम में अनाज मिला करता था, लेकिन अब जब अनाज इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मार्केट में ही नहीं आया है, तो इससे क्या होगा कि इनके पास में अनाज प्रॉपरली आएगा नहीं, इनके देशों में भुखमरी देखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। तो वही बताया गया कि सर हमें ग्लोबल हंगर को कंट्रोल करना है, तो ये कदम उठाना होगा। हालांकि पूरा ग्लोबल हंगर इस वजह से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, वो बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। बाकी आप देखोगे, ये तो हमारा पूरा आर्टिकल था। अब यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, जैसे ब्लैक सी मैंने आपसे पूछा, ब्लैक सी को दिखाया, तो जो भी लोकेशन आती है उसको फटाफट अच्छे से मैप में देख लिया करो, क्योंकि ब्लैक सी को लेकर साल 2014 में सवाल बना था। सवाल क्या था, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, जो टर्की है वो कौन से दो समुद्र के बीच में स्थित है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, या गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है क्या, वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की स्थित है, जैसा मैंने भी आपको दिखाया था। फिर दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये रहा ब्लैक सी, है ना, और ये रहा टर्की, ये रहा मेडिटेरेनियन सी। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको टर्की देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का ओवरऑल डिस्कशन। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये हमारे वर्ल्ड पेज पर भी है ना। तो वर्ल्ड पेज पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पे हुई है, इजिप्ट के अंदर। ये लोग क्या बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कैसे हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मीटिंग स्टार्ट हुई, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हो रही थी, तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को स्टार्ट किया, है ना। और इस समिट को स्टार्ट करते हुए इन्होंने मेंशन किया कि हम सभी लोग, जो जितने भी देश हैं, उन सबको साथ में मिलकर काम करना है, जो भी पोल्यूशन है उसको कट डाउन करना है ना। तो इस प्रकार से हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला। लेकिन आप देखोगे जैसे यहाँ पर गुटरेस साहब की स्पीच खत्म होती है, तो उसके बाद ही जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाया, ये पहुँच जाते हैं स्टेज के ऊपर और जाकर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो इनका जो देश है वो ओपेक का मेंबर है, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मेंबर है, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है। तो ये लोग फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब एक तरफ यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस बोल कर गए कि देखो हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ये करना है ना। तो उसके बाद ही तुरंत इमीडिएटली उसके बाद ही यहाँ पर यूएई के प्रेसिडेंट चढ़े स्टेज पर और उनका कहना ये था कि देखो भैया हम तो एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग लगातार फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करेंगे, हम तो करेंगे और ये हमारी ज़रूरत है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट, तो हम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये बात यहाँ पर इनके थ्रू बोली गई है। अब आने वाले समय पर देखो, जब जैसी मीटिंग खत्म होगी, अभी कुछ दिन तक ये मीटिंग चलेगी, जैसी मीटिंग खत्म होगी आपके पास में पूरा का पूरा एनालिसिस आएगा कि आखिरकार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। बस खाली अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये जो मीटिंग है ये पूरी की पूरी इजिप्ट के अंदर चल रही है। इससे पहले वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाली मीटिंग हुई थी, वो पिछले साल 2021 में हुई थी, और वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स रेलिवेंट हैं।
चलो फिर उसके बाद ये आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। और जैसे मैंने आपको बीच में बताया, आज दोपहर के टाइम पर या शाम के समय पर एक वीडियो आएगा जो कि आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। ठीक है, मेंस का सवाल मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आज देखो यार, वोकैब नहीं लगा पाया हूँ, वोकैब आपकी कल से कंटिन्यू हो जाएगी, डोंट वरी। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के सवाल की तरफ। तो साल 2015 में आपसे सवाल पूछा गया था, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है IREDA, इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है। देखो, ये जो IREDA है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको बनाया गया था एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। ठीक है ना, तो इस वजह से आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।